जलजला हो, सुनामी हो, साइक्लोन हो, इवन आपका फ्लैश फ्लड हो, अर्बन फ्लडिंग हो, ये जितने भी चीजें हैं ये आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। कुछ भी कर लें आप, कुछ भी कर लें आप मैनेज नहीं कर पाओगे, आपके पास एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट दी कि बाय 2060 कराची डूब जाएगा। आखिरी जो एक्टिविटी साइज्मिक हुई थी वो हुई थी 1945 में। उसका मतलब है कि 80 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो वो एनर्जी वहाँ जमा होती रही है और आप अंदाजा कर सकते हैं कि हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर वो एनर्जी मौजूद है। लांडी कोरंगी माइनर फॉल्ट पे, लांडी कोरंगी माइनर फॉल्ट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है वो 6 है, और अगर वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पे आ जाए तो भी जो होगा वो बहुत बुरा होगा। हमारे पास मैक्सिमम की वार्निंग टाइम होगा वो 90 मिनट है। मेरा जाती राय मेरी जो है वो 90 मिनट की नहीं है, मेरी जाती राय है 30 मिनट्स की। कराची से निकलते निकलते आपको घंटा लग जाता है खैर सल्ला की टाइम पे भी, और अगर डेंजर हो और हर बंदा जो है रोड पे आ जाए तो क्या होगा आप जरा सोचें। फिर ये कि अल्लाह माफ करे अगर वो साइज्मिक एक्टिविटी लोकलाइज भी जनरेट हो जाती है, ब्रिजेस गिर जाती हैं, ओवरहेड्स गिर जाती हैं, पानी अंदर चला आ जाता है सुनामी के बगैर भी, तो कोई इवैक्यूएशन प्लान तो हो ना यार। अगर कोई सिचुएशन हो जाए तो आपके पास क्या है, इवैक्यूएशन प्लान क्या है सवाल है ना। नहीं मतलब मुझे तो नहीं पता, हो सकता है हो, आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता। 70 करोड़ गैलन अनट्रीटेड पानी आपका समंदर में जा रहा है डेली, अनट्रीटेड। आज की डेट में कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं है कराची में। कहाँ है वो जो ये कहते हैं कि जी शहर कायद। बड़े मुनाफिक तो वो लोग हैं जो ये जब उतराते हैं ना, कायद का शहर है, फलां का शहर है, अल्लाह का शहर है। यार खुदा के खौफ। मैं इबाद अहमद ऑफ द स्कूल के नए एपिसोड के साथ, और आज का मौजू बहुत अहम है, आज का पॉडकास्ट बहुत अहम है क्योंकि आज हम बात करेंगे कराची के इकोलॉजिकल डिजास्टर पर, या वो डिजास्टर जो अभी आने वाला है। उसके लिए हमारे पास आज मौजूद हैं इकोलॉजिकल क्लाइमेट के एक्सपर्ट मसूद लोहार साहब, और हमें ज्वाइन किया है राना आसिफ साहब ने। मसूद साहब, आपका एक आर्टिकल है डॉन में आया, बीइंग प्रिपेयर्ड, और ये आर्टिकल आया उसके अंदर आपने कहा कि रशिया में जो एक पावरफुल अर्थक्वेक आया, तो वो ये हमारे लिए सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक वार्निंग है। अर्थक्वेक आया है रशिया में, वार्निंग कराची के एक शहरी के लिए क्यों है? लेकिन जो साइज्मिक कंटूर्स होते हैं उसमें एक चीज होती है सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन वहाँ होते हैं जहाँ एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट्स को या पुश कर रही होती है या उससे पुश हो रही होती है, और चूंकि वो जो, और हमेशा ही सबडक्शन जोन में जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो 8.2 से रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड में बड़े होते हैं, ज़्यादा होते हैं, हैवी, मतलब ज़्यादा उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो चूंकि वहाँ भी यही सूरत हाल थी, और देखें पैसिफिक में आया था तो पैसिफिक पूरे में जापान तक सुनामी की वार्निंग दी गई थी। हालांकि पैसिफिक बहुत बड़ा है, कहाँ रशिया कहाँ जापान। तो मैं तो पहले ही इसके बारे में बात करता रहा हूँ कि ये ट्रिपल जंक्शन जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स का है, इंडियन प्लेट, यूरेशियन और इंडियन अरेबियन प्लेट का, तो ये 150 नॉटिकल माइल्स है यहाँ से मकरान, जिसको मकरान सबडक्शन जोन कहते हैं। और उसका जो ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि वहाँ पे आखिरी जो एक्टिविटी साइज्मिक हुई थी वो हुई थी 1945 में। उसका मतलब है कि 80 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई। तो 80 सालों तक जो एक्टिविटी नहीं हुई तो वो एनर्जी वहाँ जमा होती रही है, और आप अंदाजा कर सकते हैं कि हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर वो एनर्जी मौजूद है उधर। अल्लाह रहम करे 80 साल और ना आए, 100 साल ना आए, 200 साल ना आए, लेकिन एक डेंजर जो लर्किंग है उसके लिए मैंने ये हाईलाइट करना था कि भाई हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। क्या हमारे पास कोई इवैक्यूएशन प्लान है? क्या हमारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के लिए कोई आपके पास वे आउट है? फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सी लेवल पे है, कनोप जो कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसकी एलिवेशन जो है वो सी लेवल पे है, और अगर आप देखें इसका मैग्नीट्यूड को, मकरान सबडक्शन जोन को, तो 8.5 से नहीं 8.7 से 9.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है। तो अगर 8.7 ही समझ लें तो भी जो सुनामी होगी वो 15 से 16 फीट की होगी। यह भी आपको मैं पढ़ रहा था कि द लास्ट सुनामी वाज इन 1945 when Karachi had no high rises and just 400,000 people. 4 लाख लोग थे 1945 में, yet 4,000 people died. हाँ, लेकिन वो सारे रिपोर्ट नहीं हुए थे क्योंकि हमने इस पे
पुराने जो नेटिव लोग हैं, जो मछेरे हैं, जो पुराने सिंधी आबादियाँ हैं, तो उनसे मैंने एक ऐसे बंदे से भी इंटरव्यू किया था जिसकी 120 साल उम्र थी। तो वो बताते हैं कि जब ये आई थी सुनामी, वो तो रिपोर्ट ही नहीं हुए ना, बहुत सारी तो अब उस समय कम्युनिकेशन नहीं थी। ये तो अंग्रेज़ों की, ये तो खबर आई है लंदन से, ये जो अखबार में जो खबर है 1945 वाली, उस वक्त सुनामी का नाम सुनामी नहीं रखा गया था, टाइडल वेव कहते थे। तो उस वक्त तो रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, अभी भी मौजूद हैं, जिनकी पूरी की पूरी फैमिली वॉश आउट हो गई थी उस ज़माने में। अच्छा मतलब साहब, हमने तो जो सुनामी का वर्ड था पहली मरतबा जब वो 2003-4 में जो बहुत बड़ा एक डिजास्टर आया था, 5 में आया था, 4 में, सॉरी। तो आप हमारे तरह सुनने वालों को, क्योंकि हम बिल्कुल एक हमारे स्टूडेंट्स भी हैं और एक आम ऑडियंस भी सुन रही है, कि सुनामी कितना डिफरेंट डिजास्टर है समंदरी तूफान से, और ये क्या असल में, यानी जब हम कहते हैं 18 फीट की लहर होगी तो उसका असल मीनिंग क्या है जब वो जाके शहर पे गिरेगी? देखिए, साइज़मिक एक्टिविटी जब होती है तो वो मतलब फॉर एग्जांपल मकरान सबडक्शन जोन की आप साइज़ मालूम करें कितनी है, इट्स 900 किलोमीटर्स, 900 किलोमीटर की एक सबडक्शन जोन हो, तो आप अंदाज़ा करें ना कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो वो जब जनरेट होती है सुनामी, तो वो चूँकि वो एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हाँ। दूसरा ये कि उसकी अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अचानक आ जाएगी, ठीक है ना? आपके यहाँ अर्थक्वेक आपको फ़ील भी नहीं हुआ होगा, कहीं और जनरेट हुआ होगा, वहाँ से आ सही। जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रशिया में आया था ज़लज़ला और कम्युनिकेशन ना हो, तो जापान वालों को क्या पता कि यहाँ सुनामी आएगी। सही। तो सुनामी की ये है, लेकिन सुनामी की जो हाइंडसाइट है वो ये है कि सुनामी इज़ ऑलवेज़ कम्स अलोंग विद द साइज़मिक एक्टिविटी। सही। तो कभी-कभी वो दोनों ही होती हैं। सही। मतलब एक दफ़ा ज़लज़ला आया, ऊपर से सुनामी आ गई, हम्म। तो ये बहुत बड़ा डेंजर है। और आपने एक ये भी कहा कि हमारे पास मैक्सिमम कोई वार्निंग टाइम होगा वो 90 मिनट है। मेरा ज़ाती राय मेरी जो है, वो 90 मिनट की नहीं है, मेरी ज़ाती राय है 30 मिनट्स की। ये जो सिमुलेशन की थी एक साहब ने जिसका मेरा नाम लिखा है, ये उनकी राय है। मेरी राय ये है कि मकरान सबडक्शन ज़ोन में एक्टिविटी में 30 मिनट में इट कैन स्ट्राइक टू कराची। और वो कोई इतना बड़ा टाइम नहीं है कि जिसमें हम कुछ भी कर बिल्कुल सकें। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें तो देखिए कराची का एक बहुत बड़ा मसला उसकी एग्ज़िट है। कराची से निकलते-निकलते आपको घंटा लग जाता है, खैर सल्ला की टाइम पे भी। और अगर डेंजर हो और हर बंदा जो है रोड पे आ जाए, तो क्या होगा आप ज़रा सोचें। फिर ये कि अल्लाह माफ़ करे, अगर वो साइज़मिक एक्टिविटी लोकलाइज़ भी जनरेट हो जाती है, ब्रिजेस गिर जाती हैं, ओवरहेड्स गिर जाती हैं, पानी अंदर चला आ जाता है, सुनामी के बगैर भी। तो कोई इवैक्यूएशन प्लान तो हो ना यार। ठीक है, अल्लाह रहम करे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कोई इवैक्यूएशन प्लान हो, कनूप का कोई थर्ड पार्टी असेसमेंट हो कि भाई वो प्रिपेयर्ड है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रेडिएशन, मतलब हम सब आप रेडिएशन में तो नहीं मरना चाहते ना यार। और वो जापान वाला जो हालिया वाक़या हुआ उसके बाद तो वैसे ही कंसर्न बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ, जापान की तो एडवांस टेक्नोलॉजी थी। हम्म। कनूप की जो फर्स्ट इंस्टॉलेशन है वो तो 1970 की टेक्नोलॉजी है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम एक फेयर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। अभी भी इस वक्त 60 प्लस लो इंटेंसिटी टर्मर्स ऑफ 1.5 टू 3.8 मैग्नीट्यूड के आ चुके हैं। वो आए लांडी कोरंगी माइनर फॉल्ट पे। सही। लांडी कोरंगी माइनर फॉल्ट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है वो 6 है, और अगर वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पे आ जाए तो भी जो होगा वो बहुत बुरा होगा। हम वो भी इस विस्टर्न नहीं कर सकते। अभी एज एन एक्सपर्ट अगर आपकी रिकमेंडेशंस हो कि 5 चीज़ें फौरी करनी है इस शहर के अंदर, वो क्या होंगी? देखें, इट्स वेरी ट्रिकी। एक तो ये है कि सबसे पहले तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी लर्निंग फ्रॉम जापान, लर्निंग फ्रॉम अदर पार्ट्स, चेरनोबिल, क्योंकि वो सी लेवल पे है, पहले तो उसकी थर्ड पार्टी असेसमेंट होनी चाहिए, उसकी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। भाई कोई भी डिज़ास्टर आए, होता क्या है, होता ये कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसको रन करता है पावर, बिजली। अगर बिजली डिस्कनेक्ट हो जाए, कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो जाए, तो वो मुकम्मल क्राइसिस है। और अगर अल्लाह रहम कर सुनामी आ जाती है एंड इट्स सी लेवल पे है, अगर सी लेवल पे नहीं पे भी है, अगर आ जाती है और पावर डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब व्हाट इज़ योर प्लान, व्हाट इज़ योर प्लान बी, व्हाट इज़ योर अगर कोई सिचुएशन हो जाए तो आपके पास क्या है, इवैक्यूएशन प्लान क्या है? अभी क्या है?
क्या है सवाल है ना? नहीं मतलब मुझे तो नहीं पता, हो सकता है हो, मुझे भी नहीं पता। आपको पता है आंसर? नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है हो, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होगा, हो सकता है हो, तो वो होना चाहिए। दूसरा ये कि जो दूसरी अहम जगह है सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, वो है कराची पोर्ट, केमाड़ी। बिल्कुल। पोर्ट कासिम भी है, लेकिन केमाड़ी को मैं इसलिए समझता हूँ कि डाउनटाउन हमारा पोर्ट है और ये सारी हमारी जो चीज़ें हैं उसको हैंडल करता है। क्या आप अफोर्ड कर सकते हो कि जो अल्लाह रहम करे, अगर मकरान सबडक्शन, मैंने तो अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि अगर वो सुनामी आती है तो क्या होगा, मतलब एक तो वेसल्स जो है तितर बितर हो जाएंगे, जैसे जो आपके जो 4 आपके आइलैंड्स हैं उनकी कम्युनिटीज़ डिस्टर्ब होंगी। फिर ये कि ये जो ओपन सी है, ये जो कोरंगी से लेके चाइना पोर्ट तक, जिसमें डिफेंस क्लिफ्टन सब आ जाते हैं, तो ये सारा मतलब आप सिनेरियो देखें कि एक बहुत बड़ा जहाज़ जो खड़ा होगा, वो सुनामी के बाद जो है ना पता चला कि जी वो फेज़ 5 के सेंटर में पहुंच गया, या किसी हाई राइज से आके टकराया, ठीक है ना? या फिर आप जो इसके पायर्स हैं, जहाँ पे ये जो कुछ क्या कहते हैं, जहाँ पे जहाज खड़े होते हैं, जेटीज हैं जहाँ जो पे। जेटीज नहीं, उसको वो नाम है उसका, तो वो उखड़ जाते हैं, और अगर पोर्ट को जो है सब्सटेंशियल नुकसान पड़ता है, एंड अल्लाह रहम करे आपका पोर्ट जो है 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाता है, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं? आपका इसके लिए आपके पास कोई प्लान भी है, कोई इवैक्यूएशन प्लान है, कोई उसका अल्टरनेट प्लान है कि भाई ऑपरेशन जारी रहे? अच्छा मसूद साहब, आपने एक चीज़ और भी मेंशन की और जो अक्सर बात की भी जाती है कि भाई ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है, वो आएगा और उसके हम दायरे उसको ना प्रिडिक्ट कर सकते या इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हम उसके लिए कोई ऐसी बड़ी प्रिपरेशन करें। नेचर ने खुद अपने अंदर भी कुछ सिस्टम्स रखे हैं। तो आपने मेंशन किया जैसे कि सुनामीज़ को मिटिगेट करने के लिए भी इकोसिस्टम में कुछ चीज़ें मौजूद हैं। तो कराची में वो कितनी मुतासिर हुई? पहले ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो क्या चीज़ें थी जिससे इसका असर कम हो जाता है और हमने उसके साथ क्या सलूक किया उस पूरे देखिए, इकोसिस्टम के साथ? अनफॉर्चुनेटली कराची, मुझे हैरत है, मेरी उम्र 57 है, और मुझे हैरत है कि मैं तो कराची में 2000s में रहा था कुछ अरसा, फिर उसके बाद मैं चला गया था, मैं 2021 में आया हूँ। मुझे हैरत है कि क्या लोग सोए हुए थे कि जितना भी मरीन इकोसिस्टम था वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने चोक कर दिया, विदाउट गिविंग कंसीडरेशन कि ये अर्थक्वेक जोन भी है, ये मकरान सबडक्शन जोन से ज़्यादा दूर नहीं है, ये चमन फार्मेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, ये अलाबंद फॉल्ट से ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर आप ये कैसे कर सकते हो? मतलब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपने मुकम्मल, अलाबंद सॉरी जो है आपकी जो सबसे बड़ी लेगून थी उभायो, इसका तो लोगों को पता भी नहीं है। जी। मुझे इसलिए पता है कि बिकॉज मैं सिंधी फोकलोर और सिंधी पब्लिकेशंस, चूंकि हम सिंधी में पढ़ी हुई हैं, जी। उसमें लिखा हुआ है। उसमें तो वो जो राजा दलूराय था सुमरो डायनेस्टी का, उसका महल जो था वो बाथ आइलैंड पे था, एंड उसकी हुकूमत थी यहाँ पे। तो जो मछेरे थे वो यहाँ जहाँ अभी लियारी नदी नहीं, लियारी का जो वो जगह है, खारा दर और ये जो मीठा दर जगह है, वगैरह, मीठा दर वगैरह, दरियाबाद areas हैं, वगैरह। ये बेसिकली ये सारी रिक्लेम लैंड, इसको कहते थे खड्डा। खड्डा मीन्स खड्डा सिंधी में खड्डो कहते हैं। इसको कहते थे कराची जो कुन, यानी कि विल पूल अंग्रेजी में कहते हैं, पता नहीं उर्दू में उसको शायद वो कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, भंवर, सही। लेकिन बहुत मेगा भंवर। तो वो था, वो क्यों अंडरस्टैंडेबल है कि भाई एक तरफ से लियारी रिवर था, दूसरी तरफ से नैनार थी, नैनार वाज अ लेगून एंड नैनार वाज आल्सो अ ट्राइब्यूटरी, कि बारिश के पानी में वो पानी लेके आके दूसरी तरफ से वो लियारी में डालती थी, और तीसरी तरफ से जो है ज़ारा लियारी का वो था इस्यूरी थी, मड फ्लैट्स होंगे, फिर ये कि समंदर की हाई टाइड होती थी। तो वहाँ पे वो समझ में आ रहा है कि क्या मैंने बोला, भंवर या जो कुन है वो था। ठीक है, उसके बाद वो राजा दलूराय के ज़माने में लेजेंड है कि भाई देयर वाज मगरमच्छ सिंधी में वेल को कहते हैं या शार्क को कहते हैं, ऐसे एग्रेसिव वेल को कहते हैं या एग्रेसिव शार्क को कहते हैं, सी क्रिएचर जो बड़ा। हाँ, मगरमच्छ को हम मांगरमच्छ नहीं कहते, वो उर्दू में कहते हैं। तो मांगरमच्छ का मतलब है या तो वेल थी या शार्क थी। तो इस पर मैंने काफ़ी हमने रिसर्च की, कुछ और दोस्तों ने भी की है। तो इट वाज अ ब्लू वेल जो ट्रेप हो गई थी। ब्लू वेल जो है शैलो वाटर्स में आती नहीं है, समहाउ किसी तरह किसी एक्टिविटी में आ गई थी एंड गॉट ट्रैप्ड इन दिस लियारी वाले एरिया में, खड्डों में।
तो इट वाज अ हैजर्ड, इट्स अ परमानेंट हैजर्ड। सो राजा दलूरा ने ऐलान किया कि जो इसको मारेगा मैं उसको जागीर दूंगा। सो एक लेजेंडरी किरदार है जिसका श्राइन जो है अभी मसरूर बेस के अंदर है। पहले उस पर मेला भी लगता था लेकिन वो बंद करा दिया गया। उसको आप कह सकते हैं ट्रूली द फादर ऑफ कराची, 13th सेंचुरी से, मोरडो। तो मोरडो जो है उसने, ही वाज अ स्टेट्समैन, मतलब एक्सट्रीमली वाइज पर्सन था। उसके 6 भाई थे, साथ ही उनकी बहन थी। तो 6 भाई जो थे उन्होंने कहा यार आजमाते हैं, मेहनत करते हैं, हो सकता है मिल जाए हमें। उन्होंने ट्राई किया बट दे गॉट किल्ड। तो मोरडो ने फिर बादशाह को कहा कि मुझे अगर थोड़ी हेल्प करें तो मैं ये इसको मार दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। ही डिज़ाइंड, सिंधी में कल कहते हैं मशीन को। ही डिज़ाइन सम काइंड ऑफ अ मशीन जिसमें उसने कहा कि मुझे अंदर फेंको, और फिर इस तरह उन्होंने जो है वो भैंस और बैल और इस तरह के जानवरों को बुलाया कि जी वो मुझे, जब मैं अंदर से करूं तो मुझे खींच के बाहर निकालिएगा। सो ही किल्ड द वेल एंड ही टुक आउट द बॉडीज ऑफ हिज ब्रदर्स, जो अभी भी बेरिड हैं। ये जो जगह है अपना, ये लियारी बाईपास पे हम जाते हैं ना, जी जी। तो यहाँ पे नीचे वो 6 कब्रें एक 6 साथ कब्रें, हाँ। एक साथ हैं। हाँ, तो ये उनकी कब्रें हैं। तो इनका लेजेंड जो है इट इज कॉम्प्रिहेंसिवली संग इन दी बैलेड्स ऑफ सिंधी में पब्लिश्ड भी हैं, और वो मोस्टली इट इज संग, जैसे हम पैदा हुए तो वही सुन रहे हैं बचपन से ही। मोरडो अमीर पर शाह लतीफ भिटाई की एक पूरा चैप्टर जो है, एक पूरा सुर जो है, सुर घातू, वो इनके ऊपर है। और आपको बताऊं, एक वेस्टर्न, आई थिंक रशियन था, फिलोसोफर था गुरजेफ, जो आया था यहाँ पे 18th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी में, मुझे एग्जैक्टली भूल जाता हूँ। वो शाह लतीफ भिटाई के मज़ार पे काफ़ी अरसा बैठा रहा और उसने यहाँ से इंस्पिरेशन ली, और उस इंस्पिरेशन के बेसिस पे एग्जिस्टेंशियलिज्म का सार्त्रे, और ये उसकी बुनियाद जो है वो यही है, मोरडो। आप हैरान हो जाएंगे। मसूद साहब ये बताएं, जैसे अभी आपने बात की, एक पूरी एक सिंधी फोक लोर आ रही है कि इसके अंदर एक लैंड के साथ, रिवर के साथ एक अटैचमेंट है। मैं राना साहब का जो सवाल था मैं उसके साथ कनेक्ट करूंगा कि जैसे कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है कि अगर कोई क्लैमिटी आती है तो कुदरत मैंग्रोव्स और दीगर यहाँ से क्रीक्स जो उसको रोकती है। मुझे ये बताएं कि क्या हमने एज अ सोसाइटी, एज अ स्टेट कुछ ऐसी प्लानिंग की है या कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं कि जिसकी वजह से जो एक नेचर का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ है, खासतौर पे कराची के कॉन्टेक्स्ट में? डिस्टर्ब नहीं, डिस्ट्रॉयड हुआ है। कैसे? कंप्रीहेंसिवली। मैंने आपको बताया ओबायो लेगून जो थी वो जागीर दी गई सही। मोरडो के वालिद को, उनका नाम था ओबायो, और इसको अंग्रेज बैकवाटर कहते थे। लेगून का मतलब है ऐसी झील जो समंदर से कनेक्टेड रहे और पीछे उसके एस्चुरीज हों मीठे पानी की, जैसे लियारी और मलीर थी। और उसके बाद लेगून जो होती है वो फिर ये कि लो टाइड में पानी नीचे चला जाता है, कुछ पानी रिटेन होता है जिसमें इनकी नर्सरी बनती है फिश एंड श्रब्स की, फिर मैंग्रोव्स बनते हैं। अब आप बेनज़ीर का जो है बोट बेसिन वाला जो काला पानी है, आप देखें उसमें अभी भी मैंग्रोव्स खड़े हैं, बताइए 50-100 साल पुराने मैंग्रोव्स खड़े हैं, क्योंकि उस ज़माने में थे। वो आपने डिस्कनेक्ट कर दी। हिजरत कॉलोनी, शीरी जना कॉलोनी, 3 तलवार, 2 तलवार, अमेरिकन कौंसल जनरल तक का ऑफिस जो है वहाँ तक, फिर ये कि वहाँ से मिल के ये जो समंदर की तरफ ये जो सारा डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, ये सारा ओबायो लेगून थी, वो मुकम्मल आपने कब्जा कर ली। फिर दूसरी लेगून थी नैनार, पुराने अंग्रेज़ों के मैप में देखे अभी भी लिखा हुआ है नया नाला, चूँकि वो उर्दूवाइज कर देते थे। नए नार, नए हम कहते हैं रिवनाइन को, जो पहाड़ों से पानी ले आए। नार जो है वो भी हम पानी को भी कहते हैं उससे। तो चूँकि मैंने बताया कि नैनार वाज लेगून एंड आल्सो अ ट्राइब्यूटरी, दोनों थी, मतलब बारिशों के ज़माने में वो पानी लेके लियारी में डालती थी। वो 55 में केपीटी ने बंद कर दी। वो जगह मैंने आइडेंटिफाई कर लिया जहाँ पे वो बंद है, वहाँ से वापस रिस्टोर की जा सकती है। उसके बंद होने से हुआ क्या, वो क्या करती थी, पीछे जो है सैंडपिट से पीछे वो पानी हाई टाइड में अंदर लेके हार्बर को साफ करती थी। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया था, अब सिस्टम बंद कर दिया। तो हार्बर का आपका ये हाल है कि ना आपकी फिश आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ना वहाँ बदबू की वजह से खड़े हो सकते हो। एक मतलब अजीब हाल है। उसका नेचुरल सोल्यूशन है, आप उसका रिस्टोर कर दें चैनल,
वापस हाई टाइड लो टाइड, ये आपका ये जो चारों आपके ये जो आइलैंड्स हैं ये ब्लू वाटर्स हो जाएंगे, इनकी ज़मीन जो है दुबई से ज़्यादा महंगी हो जाएगी. दे आर ब्यूटीफुल आइलैंड्स, टेक्निकली स्पीकिंग दे आर ब्यूटीफुल नेचुरल आइलैंड्स, लेकिन वो यहाँ तो ये करना नहीं है. अच्छा, उसके बाद आपकी 2 क्रीक्स थी, क्रीक्स तो और थी, अपस्ट्रीम भी थी, साइडों से थी, लेकिन मैं मेन कराची के आउटलेट की बात कर रहा हूँ. मतलब वैसे तो कहा जाता है कि बहुत, यानी अभी तो 4 बड़ी कही जाती है ना मेरे ख्याल, लेकिन कहा जाता है कि इससे पहले काफी ज्यादा क्रीक्स थी. देखें, लियारी रिवर और मलीर रिवर के बीच में 2 बड़ी क्रीक्स थी. एक कोरंगी थी और दूसरी गिजरी थी. गिजरी क्रीक आपको पता है वो तो हाउसिंग कॉलोनी है. जो कोरंगी क्रीक थी उसकी 5 सब क्रीक्स थी, पांचों की पांचों ऑक्यूपाई हो गई हैं. जो कोरंगी क्रीक खुद है, आप ऐसा करें 1850s का कोई पुराना मैप मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ किसी को चाहिए तो. उसमें आप उसकी विड्थ देखें कोरंगी क्रीक की, और आप देखें वो गूगल अर्थ पे, यानी श्रिंक करके आपने एक नाली बना दी है. फिर आप स्टोरीज जो हैं, 2 दरिया, बेसिकली कराची वाज अ 15 किलोमीटर सिटी बिटवीन 2 रिवर्स, एवरेज लियारी और मलीर. लियारी और मलीर की दोनों की जो स्टोरीज थी, स्टोरी उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे मीठे पानी जो है वो जाके समंदर में पड़ता है, दैट इज एस्चुरी. उससे आगे वो एस्चुरी, चूंकि वो सिल्ट लाती थी तो वो मड फ्लेट्स बनाती है जिसको हम डेल्टा कहते हैं. मड फ्लेट इज अ बफर बिटवीन खारा पानी एंड मीठी लैंड इन द मेन लैंड. दोनों की डेल्टाएं नहीं है, दोनों की एस्चुरीज नहीं है, दोनों नाले हैं. अगर भी अभी भी आप जाएं तो वो गंदा नाला जो है वो जा रहा है वहाँ पे, और वो पोल्यूशन अंदर जा रही है. तो आपने कोई जगह नहीं छोड़ी. फिर आ जाए मैनग्रूव्स पे, लठ बस्ती से लेके चाइना पोर्ट तक, टेक्निकली स्पीकिंग सवाई कोरंगी के बीच वाला हिस्सा ये ओपन सी है. पूरा डिफेंस क्लिफ्टन का जो एरिया है ये ओपन सी है. तो ये ओपन सी एक्सपोज है और वहां पे कोई मैनग्रूव्स की प्लांटेशन नहीं है. पहले ये फैलाई गई बात कुछ इदारों के जरिए से. मैं आपको ये भी बताऊं, फेक प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में कि जी यहाँ क्लिफ्टन डिफेंस में तो मैनग्रूव्स होते ही नहीं है. ये फैलाई गई बात. मैंने लगा लिए हैं, 6 लाख मैनग्रूव्स लगे हुए हैं. जादू की छड़ी मेरे पास भी नहीं है. अगर मेरे पास लग सकते हैं तो पूरे लग सकते हैं. लगाने पड़ेंगे क्योंकि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते. वी कैन नॉट अलाउ, वी कैन नॉट लेट एनी इदारा, जैसे DHA हो, CBC हो, कोई भी इदारा हो, कि यार तुम जो KDA हो कि जी तुम करते जाओ, यहाँ इंसान जो रहते हैं तुम बेसिक बैरियर तो क्रिएट करो. ये दुनिया में और जगहों पे भी होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता. पूरी दुनिया में जो कोस्टल सिटी होते हैं वहाँ उनका नेचुरल बैरियर तो होता है, वो तो मैनग्रूव्स होते हैं. अब तो मैनग्रूव्स पैसे भी कमा देते हैं. ब्लू कार्बन के तहत जितने मैनग्रूव्स पे पैसे मिलते हैं, इसमें किसी भी रेन फॉरेस्ट पे नहीं मिलते. पैसे भी कमा के देंगे, आपको रेजिडेंस भी क्रिएट कर देंगे. तो जो आपका सवाल था, हम मुकम्मल तौर पे बिल्कुल कंप्रोमाइज्ड सिचुएशन पे है. सर मुझे ये बताएं कि 1930s और 1940s में ये कहा जाता है कि गोरा आता था कराची बिकॉज ऑफ द एयर, वो यहाँ पे साफ हवा के लिए. प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ. स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट दी कि बाय 2060 कराची डूब जाएगा. उससे पहले ठट्टा, बदीन, ये सब मर्ज हो जाएंगे. आपने बताया कि मैंग्रोव्स काटे गए, अर्बन प्लानिंग आपकी हुई नहीं, लोग सोए हुए थे. हम जो यहाँ तक आए हैं, अगर मैं ये कहूँ कि हम ह्यूमन ग्रीड की वजह से आए हैं कि बस एक पैसा बनाओ, फाइल के ऊपर करोड़ों रुपए बन रहे हैं और होते हो. अगर इसको मुझे रोकना हो तो मैं कैसे रोकूं? मेरा इदारा, मेरे लोग कह रहे हैं कि बिजनेस खड़ा हुआ है, रियल एस्टेट खड़ी हुई है, बिलियंस का काम हो रहा है. मसूद लोहार साहब कह रहे हैं इन्वायरमेंट की बात करो, वो तो बात की बात है ना. आई एम प्लेइंग अ डेविल्स एडवोकेट. किस तरीके से आप आज के वक्त एक रेड लाइन खींच सकते हैं कि इनफ इज इनफ? देखें, जो चीज़ें मुझे पता है ये होगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ सोल्यूशन. जब तक आप ओबायो लेगून को रिस्टोर नहीं करेंगे और उसको कनेक्शंस वापस न करेंगे उसके साथ, समंदर के साथ, तो आपकी कोई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है. वेदर ज़लज़ला हो, सुनामी हो, साइक्लोन हो, इवन आपका फ्लैश फ्लड हो, अर्बन फ्लडिंग हो, ये जितने भी चीज़ें हैं ये आप मैनेज नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, आप मैनेज नहीं कर पाओगे. आपके पास एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है. दूसरी चीज़ ये है कि उसको रिस्टोर करना पड़ेगा. रिस्टोर करने का मतलब ये है कि हिजरत कॉलोनी, शेरी जना कॉलोनी, 3 तलवार का काफ़ी हिस्सा, 2 तलवार का काफ़ी हिस्सा,
और आपने ये जो माई कोलाची वाला सारा एरिया है जहाँ पे ये कोई हाउसिंग कॉलोनी वगैरह बनाने का सोच रहे थे, मेरे ख्याल है कोर्ट ने शायद मना कर दिया इनको। ये वापस ख़त्म करके माई कोलाची जो रोड है इसको आप ओवरहेड ब्रिज कर दें और ये उससे कनेक्ट कर दें। दूसरा, नैनार जो हमारी वो है लेगून जो है सैंडस्पिट पे, उसका चैनल वापस रिस्टोर करें ओपन सी के साथ, ठीक है। तो ये जो चौक सिचुएशन है वो नहीं रहेगी, ये एक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आ जाएगी। अब गिजरी क्रीक आप भी समझते हैं मुझसे ज़्यादा कि कौन वो बंगले तोड़ के जो है वो गिजरी क्रीक को वापस करेगा, नहीं करेगा। जो 5 सब क्रीक्स हैं कोरंगी की, उस पर एयरमैन क्लब बना हुआ है, गोल्फ क्लब बना हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह की बनी हुई हैं, कौन करेगा? नहीं करेंगे। सोल्यूशन यही है। सर अब सॉरी ना सर, मैं थोड़ा सा इस वक्त एक सवाल आ रहा है, आपको फिर एक काउंटर आर्गुमेंट आपके सामने रखा जा सकता है कि यार ये वो शहर है जिसके पास एंट्री और एग्जिट का बोर्ड नहीं है, हमें नहीं पता कि शहर कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है। हाउसिंग के लिए हमें चाहिए, हमें घर चाहिए जहाँ पर अकोमोडेट करना है। मैं किस तरीके से अकोमोडेट करूँ, मुझे कहीं ना कहीं पे किसी न किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। किस तरीके से हम ये इकोलॉजिकल रियलिटी और हमारे जो हाउसिंग की नीड है इसको किस तरह मैच करें? मैं नहीं समझता कि हाउसिंग नीड जो है, हाउसिंग इज़ अ नीड, ये नैरेटिव मैं नहीं मानता। अभी आप बैरिया टाउन को देख लें, कराची का, आप देखें कितना परसेंटेज ऑक्यूपेशन है। ये तो काले धन को धन का एक बेहतर तरीका ये है कि आप जी प्लॉट ले लें, मल्टीपल हाउसेस ले लें, उस पर पैसे कमाते जाएं। काला काला जो ब्लैक मनी है उसको ठीक करने का जरिया है। कौन सी हाउस, मुझे बताएं कि शीरी जना कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं क्या उनके अपने घर हैं? या वो तो बेचारे 15-15 हज़ार मजदूर लोग हैं जो बेचारे रेंट भी नहीं दे सकते। मासियाँ होती हैं जो घरों में काम करती हैं, मेरा तो पर्सनल तजर्बा है कि वो बेचारे रेंट नहीं दे सकते। तो कौन सी हाउसिंग सोल्यूशन आप करें? आप हाउसिंग सोल्यूशन कौन सी आम पब्लिक के लिए करें? आप बेसिकली एक एलीट 5000 खानदान है, 5000 से 10,000 खानदान है पाकिस्तान में, जो जिनके लिए हम सब ये सब हो रहा है। हर साल शुगर की या तो इम्पोर्ट हो रही है या शुगर एक्सपोर्ट हो रही है, उसमें हर साल ये तमाशे होते हैं। वो जो भी है, मालिक है जो भी है, वो तो ड्यूअल नेशनल है, उसके बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, उसने रहना कहीं और है, कमाना इधर है, खाल हमारी उतारनी है। यही वही शुगर का धंधा चल रहा है, अयूब खान के ज़माने से अखबार देख लें आज तक वही चल रहा है। यही रियल एस्टेट का चल रहा है, ठीक है ना। हम वो लोग हैं जो पेनाडोल अगर का ज़रूरत पड़ी तो पेनाडोल 50 रुपए की हो गई। तो जो लोग, जो कौम मिजरी से, किसी की तकलीफ से पैसे कमाना चाहती हो, उसको तो मैं आप क्या समझाएंगे? उसको तो अल्लाह ही समझा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं बहुत अरसे से मेरे ज़हन में रही और आज आपसे बात करने का मुझे मौका भी मिल रहा है। मैं कभी देखता हूँ कि हम एनवायरनमेंट से इतनी दूरी है और चीज़ों के अपने आस-पास जो पीछे फैले हुए फैक्ट्स हैं। अब नदी का लफ्ज़ वो दरिया को कहा जाता है। कराची वालों के ज़हन में या हमारे ज़हन में जो हम लियारी नदी या मरीर नदी से आता है कि जैसे कोई गंदे नाले ही हैं और ये हमेशा से गंदे थे। हमें ये सुनने वालों को और ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए बताएँ कि भई ये 2 दरिया कैसे कराची में थे और इनकी क्या अहमियत थी जिनको हमने बर्बाद। देखें, मुझे आप ऐसा शहर दिखाएं, दुनिया का कोई कोस्टल शहर जिसमें 2 दरिया हों। अल्लाह ने इस शहर को इतना खूबसूरत बनाया है, आप पुराने मैप्स देखें, और ये राउंड द ईयर दोनों दरियाओं में पानी होता था, ब्लू वाटर्स, पानी लोग पीते थे। 55 में मैं एक साहब को जानता हूँ, अभी भी जिंदा है, वो कहते हम पानी पीते थे दरिया का। और आप दोनों दरियाओं में ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, बार्जेस लाके लियारी से, डेल्टा से लेके अपस्ट्रीम मलीर से में आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। बाकायदा बार्जेस चल रही हैं, जैसे आप देखें कि दरिया टेम्स है या जो बाकी दरिया हैं यूरोप में, देखें, हो सकता है। देखें, मुझे नहीं कहना चाहिए, ये बड़ी बेकार मिसाल है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मक्खी है ना, आप यहाँ पे बहुत सारी मीठी मीठी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें रखो, वहाँ नहीं बैठेगी, जहाँ गंद होगा वहाँ बैठेगी। हमने पैसे गंद के ज़रिए से कमाने हैं, हमने गंद करके कमाना, मतलब हमने, भले हम बेड़ा गर्क हो जाए इस मुल्क का, भले कुछ भी हो जाए, हमने जनाब रियल एस्टेट से ही धंधा करना है। अब उसका मिसाल जो है वो ये बैरिया टाउन इज़ एन ग्लेरिंग एग्जाम्पल। मुझे आप कोई भी मेरी बात से इख्तलाफ रखता हो, हमने उसी वक्त भी कहा था कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है बैरिया टाउन की। भाई वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर मैं वहाँ घर लूँ तो मैं वहाँ क्यों रहूँ? मतलब क्यों रहूँ वहाँ पे? क्या है उधर? तो लोग क्यों रह रहे हैं उधर? अब वो अननेचुरल था, अब वो सारे चले जाएंगे, वही इधर जो है वो
पता नहीं कौन आ जाएगा, कुछ होगा। लेकिन अगर वो नेचुरल होता, नीड पूरी करता होता लोगों की, तो ज़ाहिर है वो भरा होता। वो एक एलीट के लिए इन्वेस्टमेंट का एक प्लान था, उन्होंने पैसे लगाए, पैसे कमा के चले भी गए, अब जो बाकी बच गए हैं वो करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं माफ़ कीजिएगा, मैं अगर थोड़ा सिनिक फील होता हूँ, मेरे लिए मशहूर है कि मैं हूँ, तो मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा, मैं सिर्फ उस आ रहा था कि मलीर जो रिवर था, इसका थोड़ा-सा हिस्ट्री, क्योंकि हमारे यहाँ नौजवानों को इसका नहीं पता कि ये मलीर का जो रिवर था, ये लियारी रिवर था, ये किस तरीके से भाई अराउंड द ईयर चलते थे। और ये कहाँ से शुरू हो रहा था? हालांकि यहाँ ड्राउट भी आता था, लेकिन ये कि चूंकि इतनी बारिश हो जाती, देखिए कराची की जो एवरेज बारिश है ना अराउंड द ईयर, वो है 174 से 200 मिलीमीटर तक हो जाती है। अगर 200 मिलीमीटर की बारिश हो मलीर और लियारी दोनों में, और वो उनकी पूरी बेड्स वगैरह सही हो, या बेड़ा गर्क ना हो जैसे वहाँ कर रहे हैं उधर गटाप वगैरह में बचरी उठा के, तो वो राउंड द ईयर चलेगी। और अगर नहीं भी चलती तो आप कर सकते हो। मतलब यह कि 2000 ऐसी जगह हैं इन दोनों दरियाओं में जहाँ पे आप वेटलैंड्स बना सकते हो, लोटस रिलीज लगा लो, और माइक्रो इकोनॉमी जनरेट कर दो टूरिज्म की। हमारा मसला क्या है पाकिस्तान का? एंटरटेनमेंट। हमारी एंटरटेनमेंट है क्या? खाना भी क्या, रात को 11 बजे मर के 4 दोस्त जमा होंगे, फिर जाके कढ़ाई खाएंगे, वो भी आजकल गधों की है जो अभी पता चला है, या गधे हैं या फिर कुत्ते हैं, वो कढ़ाई खाएंगे, फिर उसके बाद इतने बड़े मोटे पेट, फिर जाके सोएंगे, ठीक है ना, फिर कुछ दिनों के बाद जनाब ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, और वो कोलेस्ट्रॉल भी हो जाएगी। ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट क्या है? कहाँ गया हमारा कल्चर यार? कहाँ गई हमारी डांसेस? कहाँ गया हमारा म्यूजिक? फोक म्यूजिक कहाँ गया? हमारी कल्चर कहाँ गया? मतलब, और इतना बड़ा शहर आप देखें, इसमें हमारे यहाँ सेंट्रल पार्क का कोई तस्वुर नहीं है, हमारे यहाँ कोई ग्रीन बेल्ट्स मौजूद नहीं है। ये चीज़ें भी तो उसी में कंट्रीब्यूट कर रही है ना उस तबाही। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए आपने क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट बनाया। मुझे इतना ये बताएं कि क्या आपके पास कोई डेटा है कि उस अर्बन फॉरेस्ट के बाद वो देखा कि बर्ड्स वापस आए, तमाम चीज़ें, कितने इन्वायरमेंट पे क्या टेम्परेचर नीचे आया, या कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ कम हुआ? मुझे ज़रा उसके बारे में बताएं। देखिए हमारे पास हैं 7 लाख दरख्त, उसमें 6 लाख मैंग्रोव हैं। तो हमारी जो कैलकुलेशन है कि 5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड डेली सीक्वेस्टर होती है हमारे फॉरेस्ट से, 5 मेट्रिक टन। इसको ज़रा खोलें, इसको ज़रा, क्योंकि जार्गन है इसके अंदर, जो एक आम बच्चा है, इसका क्या मतलब हुआ इस जुमले का? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करने का यही एक तरीका है ना, मेट्रिक टन में करते हैं ना, मतलब उसको आप किलोग्राम में तब्दील कर लें आजकल। तो 5 मेट्रिक टन पर डे कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्टर हो रही है हमारे फॉरेस्ट से। एक तो ये है। दूसरा ये कि 140 बर्ड स्पीशीज़ रिकॉर्ड हुए हैं, और बर्ड फोटोग्राफर्स ने उसको रिकॉर्ड भी किया है, तस्वीरें भी ली हैं, वीडियोज़ भी भरी हैं, और ebirds.com पे रख भी दी हैं। तो ebirds.com पे आप जाएंगे तो आपको वो सारी कैटलॉग नज़र आएगी। इसमें साइबेरियन बर्ड्स भी हैं, साइबेरियन डक्स भी हैं, पेलिकन्स भी हैं, फ्लेमिंगोज भी हैं। इसमें IUCN की रेड लिस्ट के जैसे यूरेशियन कर्ल्यू है, गॉडविट है, ब्लैक टेड गॉडविट, ये वो बर्ड्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं इस पे। कराची के लिए भले अनयूजुअल हैं, ये तो हैं एक्वेटिक बर्ड्स। फिर आप टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, खुश्की के बर्ड्स की बात करें तो हमारे पास रेड वेंटेड बुलबुल है, वाइट एयर्ड बुलबुल है, हमारे पास स्केली ब्रेस्टेड मोनिया है, प्लेन प्रीनिया है, कॉमन बेबलर है, जंगल बेबलर है, डव्स हैं, फख्ता जिसे कहते हैं, पहले नहीं थी, 3 महीने पहले आ गई है। अच्छा, इंडियन सिल्वर बिल है, रॉबिन है, मतलब ये ऑफ द हैंड जो याद आ रहे हैं वो बता रहा हूँ, लेकिन ये कि ये सारे आ चुके हैं बर्ड्स, और नेस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ नेस्टिंग कर रहे हैं, मूर है नेस्टिंग कर रही है। अच्छा, इसमें मतलब एक चीज़ और फरमाइए कि ये जो पूरा हमने अभी डिस्कस किया कि समंदर का हमने पूरा जो इकोसिस्टम डिस्टर्ब किया, कराची तो ज़ाहिर है कि ये पूरा का पूरा जो एक फिशरमैन कम्युनिटी या उनका ही शहर था, ये उन्हीं की बस्ती थी, उनकी इकोनॉमी कितनी बर्बाद हुई है इस पूरे? आपको ये सुन के हैरत होगी, क्लिफ्टन की जो एरिया है इसको हवा बंदर कहते थे, एंड इट वाज पार्शली अंडर वाटर, पार्शली सैंड ड्यून्स, क्योंकि अब्दुल्ला शाह गाजी का जो मज़ार था ये आइलैंड था, और अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के साथ एक शिव महादेव का टेम्पल है हिंदुओं का, ये बहुत कदीम टेम्पल है। ये वो टेम्पल है जहाँ पे राम और सीता आए थे, और राम और सीता, क्योंकि हम तो मानते हैं कि वो इंसान थे, तो दे स्टेड इन कराची फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उन्होंने राम बाग लगाया जिसको हमने अभी आराम बाग राम कर दिया। बाग। तो
पानी जो है शिव महादेव टेम्पल का जो जहाँ पे डीटी रखा होता था शिवालिंगम, पानी वहाँ तक उसको टच करता था, समंदर का पानी, ठीक है ना। और यहाँ पे एक मच्छरों की आबादी थी, एक गांव था, अभी भी वो बेचारे हैं, मैं देखता हूँ, मुझे तो यकीन है कि उनकी बद्दुआ है, जो भी लोग क्लिफ्टन में रह रहे हैं उन लोगों की बद्दुआ है, क्योंकि वो गरीब थे, सदियों से रह रहे थे, यानी कि 13th सेंचुरी से रह रहे थे, जब से राजा दरुराय के ज़माने से। उनको भाई लोगों ने उठा के रवाना कर दिया, भाई आप भले अपने बंगले बनाओ, उनको भी दे दो ना। तो ये जब तक देखिए, हर चीज़ का एक सोल होता है, ये नहीं है कि बस आपके पास अख्तियार है तो बस अब हर चीज़ की एक रूह होती है। तो ये जो रूह ख़राब हो गई है ना क्लिफ्टन और डिफेंस की, ये इन जुल्मों की मजालिम की वजह से हुई है। वो कम्युनिटी अभी भी है। फिर आप मनोड़ा और ये सारे कम्युनिटीज़ के लोग देखें, ये एंशंट लोग हैं, दे आर हेयर। अभी तो आपको पता है कि रिसेंटली अभी मेरा दोस्त है डॉक्टर कनवायर, उन्होंने 10,000 ईयर्स ओल्ड जगह ढूंढी है जो मोहनजोदड़ो से भी पुरानी है, कराची में, गटाब के करीब। तो इसका मतलब है कि दीज पीपल वर दी डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ दी इंडस वैली पीपल। मोहनजोदड़ो के ज़माने की यहाँ बस्ती है कराची कोई आम जगह नहीं है। तो उन लोगों की का कोई कंसिडरेशन किया आपने? अभी देखें, मैं आपको दिखाऊं, कराची पोर्ट ट्रस्ट, उनके बंदे जिस जुल्म के साथ मच्छर कॉलोनी और ये छोटे छोटे आइलैंड्स को, जो आप ऐसा करें केमाड़ी पोर्ट पे सिर्फ वो जेटी देखें जो सिर्फ इन चार जो बाबा भित्त और शम्स और मनोड़ा के लिए उन्होंने जेटी रखी है, कम्युनिटी के लिए। इट्स ओनली आई थिंक 3 फीट वाइड, जबकि केपीटी की कितनी बड़ी जेटी है, फिर जनाब के उसकी कोस्ट गार्ड्स वालों की कितनी बड़ी जेटी है, फिर फलां की कितनी जेटी है। यार जब तक पब्लिक को आप आसानी नहीं दे सकते हो तो फिर आपको आसानी अल्लाह ताला कैसे देगा? मसूद साहब, हम पॉडकास्ट के अब एंड की तरफ आ रहे हैं। आपकी बात से तो वही चीज़ एक रीअफर्म हो रही है कि कराची पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग होती है, इट इज़ फॉर द रिच बाय द रिच। एक एलीट दूसरी एलीट के या अपने ही इंटरेस्ट को सर्व करती है, बाकी सब चीज़ें ना बाय प्रोडक्ट। हम यहाँ पे ये देखते हैं तमाम तर इश्यूज़ के बाद, हम एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, और जो मैंने भी राना साहब से भी आपके आने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, कि हर शहर के लोगों का अपने उस लैंड के साथ, अपनी उस सी के साथ एक कनेक्शन होता है। हमारे कराची शहर में अनफॉर्चुनेटली नज़र ये आता है कि लोगों का अपनी उस एनवायरनमेंट, अपने सी, अपने लैंड, अपनी धरती के साथ वो कनेक्शन नहीं है। लोगों को ये गिरा नहीं गुजरता कि यार कि ये मेरा समंदर है, उसके साथ क्या हो रहा है, ये मेरा लैंड है, उसके साथ। मैं तो मिलेनियल हूँ, मैं ज़रा उम्मीद छोड़ चुका हूँ कि नहीं, हमारी जनरेशन के साथ वही हुआ कि जो आप लोगों की जनरेशन के साथ हमने वही पाथ फॉलो किया। जो जेनजी है, जो आप लोग आ रहे हैं, वो ऐसा क्या करें, हम लोग ऐसा क्या करें कि उनकी एसोसिएशन लैंड के साथ, अपने वाटर के साथ स्ट्रांग हो, और वो अपने हक के लिए, अपने इकोलॉजी के लिए बूझी बन के नहीं, एलिटिस्ट बन के नहीं, लेकिन अपने उस लैंड को के साथ एक कनेक्शन है ना उसका उनका पैदा हो। ख़ास तौर पे कराची अर्बन की जो यूथ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये थोड़ी सियासी बात हो जाएगी, मैं सियासत में नहीं हूँ। अभी भी रिसेंटली एक बड़ा एक बहस शुरू हो गई है, वो अजरक वाला अपना नंबर प्लेट और नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब मेरी उम्र थी 18 साल जिस वक्त ये इथनिक राइट्स शुरू हुए। मैंने तो पूरी ज़िंदगी इन इथनिक राइट्स में गुजारी, ठीक है, भले मैं किसी भी मैं हूँ तो पाकिस्तानी ना। तो अगर मैं देखूं कि अब मेरे बच्चे जो हैं वो भी यही देखेंगे, वही डंडोरा, ठीक है ना। मैं आप सिर्फ ये बता सकता हूँ, मैं गया वियतनाम, तो वियतनाम में कि उस ज़माने में 2006 में उनकी अंग्रेज़ी बहुत ही ख़राब थी, इन लोगों को अंग्रेज़ी इतनी नहीं आती थी। तो मैंने वियतनामी सीख ली, हालांकि 12 दिन के लिए ठहरा, लेकिन मैंने अच्छी खासी सीख ली कि मैं अपना काम चला लेता था। यार मतलब आप बेशक न ओन करें कि यार कोई आप सिंध में रह रहे हैं या सिंध का ये कराची हिस्सा है या नहीं है मतलब मैं आपको दिखाऊं कि जो लेजेंड्स हैं ना सिंधी में पब्लिश्ड कराची के बारे में, वो इतने बड़े हैं कि शायद मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझता कि किसी छोटे रीजन को या शहर के हवाले से किसी और शहर के इतने हों जितने के कराची के हैं सिंधी में, अभी के नहीं,
13, 14, 15 सेंचुरी से। तो आप आखिर फिर आप तय करो ना कि आप क्या कौन सी चीज अडॉप्ट करोगे। मतलब यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द लैंड। अजरक की बात पे आ जाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा इसको यमनी चादर कहते थे, अजरक कहते हैं इसको। यमन में अभी भी अजरक है, यमन में अभी भी इस अजरक की एक वो हम मानते हैं जिसको हम कांभ कहते हैं। यमन में उसका एक अलग नाम है, मैंने उस पर रिसर्च किया है, वो वही है। तो जो चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी भला उसी को देख लें। अजरक पूरे पाकिस्तान का एक आइटम है। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि यार जुगनी जो है वो मैं नहीं सुनता, भाई मैं सुनता हूँ, मुझे मज़ा आता है, क्योंकि वो भले पंजाबी में हो, या हमारा कथक डांस है, या हमारा खटक डांस है, या हमारा मोरतो टिल्ले, हमारी अपनी चीज़ें हैं ना। अगर हम आज उसको ऑन नहीं करेंगे तो फिर तो हम तो फिर पतंग हैं, हवा की तरह उड़ रहे हैं, फिर तो कोई लैंड से कनेक्शन ही नहीं है। तो ये करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं करना पड़ेगा तो फिर क्या हुआ है? आप मुझे बताएं, जितनी ब्रेन ड्रेन कराची से हुई है, खासतौर पे उर्दू स्पीकिंग लोगों में हुई है, जो उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं, मेरे अपने दोस्त अहबाब हैं, क्यों चले गए? जब आप इस ज़मीन को ऑन नहीं कर रहे तो किसी और को ऑन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं यू विल हैव टू सेटल। तो यार अभी से शुरू कर दो। अब कितना और तजर्बे करेंगे? मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा जो, अगर मैंने ये काम भी किया ना कराची में, उसकी 2 वजूहत थी, 3 वजूहत थी। एक वजह ये थी कि 1999 में मैं बदीन से, मैं हमारा जो गांव था, 38 घंटे मुसलसल साइक्लोन में रहा, और आखिरी जो घर था, कमरा हमारा जो था, अगर वो गिर जाता तो मेरी पूरी फैमिली उसमें मर जाती। और ये मेरे दिमाग में है कि साइक्लोन क्या होता है। दूसरी चीज़ मेरे लिए ये होती कि मैंने पूरी ज़िंदगी इसी पतंग की तरह गुजारी है कि जी ये है वो है, ये है वो है। यार कितने तजर्बे करेंगे? मतलब हम पाकिस्तानी हैं, हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उसके लिए हैं। और जो भी पाकिस्तान के अंदर कल्चर है वो पाकिस्तान का कल्चर है, वो किसी एक जगह का नहीं है। अगर अजरक है तो अजरक पूरे पाकिस्तान का कल्चर है, कोई और चीज़ है तो वो भी पूरे पाकिस्तान का कल्चर है। तो उसको ऑन करें। उसको पहली बात तो ये, अगर जब वो करेंगे, जब आप ये करेंगे, आपका बड़ा अच्छा सवाल है आपका, तब आप ऑन करेंगे ना कि ये समंदर हमारा है। मैं तो 5 साल से समंदर के ऊपर ही बैठा हूं, ठीक है ना, और मैं देख रहा हूं जो हाल है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं डिप्रेशन में चला गया था, मैं सीवियर डिप्रेशन में चला गया, और वजह भी यही थी। फिर मेरी फैमिली ने कहा कि भाई तुम नहीं जाया करो उधर, क्योंकि जो हम चीज़ें देख रहे हैं। अब हालत ये है कि ये सीपियाँ मर के आ रही हैं। अफलातून, एक वर्ड नोट कर लें, अफलातून, फेक प्रोफेशनल्स, जो ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते। आखिरी बार वो कभी गाँव में गए थे, वो 10 साल पहले, वो भी अचानक गए थे, फिर रात को वापस आ गए। यार उनको रियलिटी का क्या पता? वो कहेंगे जी ये एक नेचुरल प्रोसेस है। भाई कौन सा ये नेचुरल प्रोसेस है कि सी मरीन लाइफ मर के हीप्स जो है आपके बीचेस पे आ जाए? वो रोज मर रही है। वो आती उस वक्त है जब सुपरा टाइड आती है, जब वो स्वीप करके जो है ना आपको झाड़ू लगा के बाहर ले आती है, तो बाहर आ जाती है। मर तो डेली रह रही है। 70 करोड़ गैलन अनट्रीटेड पानी आपका समंदर में जा रहा है डेली, अनट्रीटेड। आज की डेट में कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं है कराची में। कहाँ है वो जो ये कहते हैं कि जी शहर कायद? बड़े मुनाफिक तो वो लोग हैं जो ये जब उतराते हैं ना, कायद का शहर है, फिलां का शहर है, अल्लाह का शहर है। यार खुदा के खौफ करो। एक ट्रीटमेंट प्लांट को ऑपरेशन करने में खर्चा क्या है? क्या है? मतलब बिजली चलनी होगी, 4-5 बंदे होंगे, कितने एम्प्लॉइज होंगे, उसको सिर्फ सुपरवाइज करके यार तुम ट्रीट तो करो पानी को। अलगई ब्लूमिंग 15 फीट की हो गई है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आपकी सी लाइफ मर के आ जाएगी ना। 2-3 सालों में अगर आपकी मरीन लाइफ मर जाती है, खाओगे कहाँ से? दुनिया में हुआ है, पैराग्वाय में हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है, बहुत सारी दुनिया में हुआ है। क्या करोगे आप? 5वीं सबसे बड़ी कौम है आपकी। फूड की पैटर्न ये है कि मुझे लाड़काना में मेरा दोस्त बता रहा था कि यार इस दफ़ा राइस जो है वो लेट किया, तो पूरा आपका जो क्रॉप पैटर्न है वो चेंज हो गया क्लाइमेट चेंज की वजह से। आपका नॉर्थ जो है गिलगित बल्तिस्तान, उसकी ज्योग्राफी चेंज हो रही है। लिख लो मेरी बात। जब अताबाद झील बनी थी उसी वक्त आंख खोलनी थी कि भाई ये क्यों बनी, इसके बनने की तो बात ही नहीं है ना। ये इंडिकेशन था कि ज्योग्राफी चेंज होगी। अब आप उसके लिए तैयार हैं? उसकी ज्योग्राफी की चेंज, सवात को देख लें, चकवाल को देख लें, इट्स अ हिली एरिया, वहां के डूबने की कोई बात है? कैसे डूबा? क्लाउड बस्ट हो रहा है वहां पे। कराची में अगर क्लाउड बस्ट हो जाए, आप अफोर्ड कर सकते हैं? आप मैनेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा वजू साहब, एक चीज़ और ये फरमाइए कि अगर जैसे आपने कहा कि मरीन लाइफ मर रही है,
हमें ये समझाने के लिए इसकी इंटेंशन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस आदमी को ज़्यादा पता होता है ना, उसको कर्ब जो आशनाई का कर्ब जो है ना, वो आदमी वही बर्दाश्त कर रहा आगाही होता का रोग है। आगाही का जो रोग है, समंदर जहरीला हो रहा है, हो गया है। हो गया है, इससे मुस्तकबिल में इसका नतीजा क्या निकलेगा मेरे? मुस्तकिल को बड़ा है भी नहीं, 2 साल, वो साल 2 साल के अंदर जो होगा मैं सुना देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के तहत आपके ऊपर एम्बार्गो लगाएगी इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि आपके वाटर्स में अलगई ब्लूमिंग है। अलगई जो है, डेड अलगई जो है, वो एक्वाटिक पैरासाइट्स को होस्ट करती है। दुनिया में कोई भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आपका शिप वहाँ से पोल्यूशन लेके उनके को करे, ठीक है ना। एक तो ये बात, तो आपकी ट्रेड खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी, और ना आपका जहाज आएगा ना जाएगा। अगर किसी को इस पर शक है ना, जाके SDGs के साइट पे देख लो, और वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन उसकी उस पे देखो। दूसरा ये कि आपका जो फिश है और श्रिम्प है, वो ऑलरेडी, चूंकि आपने उसके ब्रीडिंग ग्राउंड्स तो ख़त्म कर दिए ना, लेगून वेगून तो है नहीं। अब तो फिश जो है ज़ाहिर गोल्फ क्लब में तो अपने बच्चे देने नहीं आएगी ना, न जो है वो एयरमैन क्लब में फ़िश आएगी, दरवाज़ा नाक करेगी कि जी मुझे यहाँ बच्चे पैदा करने हैं, मुझे जगह दो, जहाँ भाई लोग इतने बड़े बड़े मोटे तोंदे लेके जो है गोल्फ खेल रहे हैं। अंग्रेज़ गोल्फ खेलते थे ना, तो थोड़ा उन्होंने दुनिया फतेह की है यार, ये इनका हक है। यार आपने किया ही कुछ नहीं है, आप गोल्फ खेल रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे सब क्रीक सी, सही, जहाँ पे फ्लेमिंगोज का हैबिटाट था। फ्लेमिंगो अच्छे लगते हैं या ये काले भद्दे जो वो खेल रहे हैं वो अच्छे लगते हैं? तो आप मुकम्मल तौर पे अपने आप को हवाले कर चुके हैं। अब आ जाएं एयर क्वालिटी पे। सांस, वो तो मुफ्त की है ना। हाँ, सांस जो है वो आप मरी हिल्स पे भी नॉर्मल नहीं है आज की डेट में। एयर क्वालिटी जो है, एयर क्वालिटी लाहौर जो है उसकी बुरा हाल है, और कराची का डाउनटाउन जो है, मैं तो समझता हूँ जहाँ हम अभी बैठे हैं, हालांकि ये 3 हट्टी है, लेकिन मैंने अभी मेरा अंदाजा है कि 200 से ऊपर होगी, मतलब नहीं तो 250 से ऊपर होगी। चेक कर लो, ले लो, एक आला मिलता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हुई कि मैं अपने बच्चों के साथ इस जगह पर रह रहा हूँ, और मेरे बच्चे की मैं 10 साल उम्र कम कर दूँ अकॉर्डिंग टू द WHO, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस लाइफ? इससे तो बेहतर है मैं गाँव में जाके भैंसें पाल के वहाँ मेरा बच्चा जो है वो सही तो रहेगा। आजकल तो एजुकेशन जो है वो तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़माना है, अब तो बच्चे जो है उसको कुछ अर्से के बाद तो आप देखेंगे एजुकेशन का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। तो भाई साहब आप, अच्छा मैं आपसे सब लोगों से आपके तवासुल से पूछ रहा हूँ कि भाई आप जहाँ पे भी रहते हो, क्या पीने का पानी खरीदते हो? जी। अच्छा, और आप जो जहाँ रहते हो, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, क्या आप पानी के लिए टैंकर मंगाते हो? क्या आपके पास जो बिजली का जो कनेक्शन है उसके अल्टरनेट आपने सोलर भी रखा हुआ है, और UPS भी रखा हुआ है, और जनरेटर भी रखा हुआ है? क्या आपने जो है गैस के लिए, गैस है लेकिन आपने उसके लिए फिर अलग सिलेंडर भी रखा हुआ है कि अचानक बच्चे जो है वो नाश्ता किए बगैर न जाएं? अगर ये है तो इसका मतलब है कि हम जो है उन 10,000 लोगों के लिए ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो ड्यूअल नेशनल्स हैं, जिनके हाथ में कंट्रोल है, जो आर्मी में भी हैं, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, जो पॉलिटिशियंस भी हैं, सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं, सारे के सारे ड्यूअल नेशनल्स हैं। उनके लिए ये कॉलोनी है। ये कॉलोनी है जिसमें हम आप जैसे ग़ुलामों से की ज़िंदगी जलील करके वो कमाना चाहते हैं, और ये अगर अभी भी हमें समझ में नहीं आता है तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी। आखिरी सवाल सर, और ये लोग पोर्चुगल भी चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ, कभी भी निकल सकते हैं। ये लोग तो हो गए 5,000 10,000 फैमिलीज, ये 22 करोड़ का मुल्क है, हर एक नहीं निकल सकता, हर एक के पास पैसे नहीं है, हर एक डंकी नहीं लगा सकता। रहना मुझे और आपने, और कुछ बेवकूफ़ ऐसे भी हैं जो बाहर से वापस यहाँ पे आ जाते हैं, क्यों आते हैं उनको भी नहीं पता। ऐसा सोसाइटी क्या करे? एक आदमी जो कि 1 लाख रुपए पर मैक्स कमाता है, 2 लाख कमाता है, बच्चों को स्कूल भेजता है, चाहता है कि कोई चीज़ बेहतर हो ज़िंदगी में, वो चाहता है, वो सब आपको अभी पॉडकास्ट सुना, वो जानता है कि इकोलॉजी कुछ मैटर करती है, हवा मैटर करती है, खाना मैटर करता है, पानी मैटर करता है, अब उसे कुछ करना है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको किसी एक उम्मीद के नोट पे छोड़ें, क्योंकि अभी जितने सुनने वाले हैं वो पेसिमिस्टिक हो जाएंगे। जीना तो है ना, सांस तो लेनी है, अगला दिन आँख तो खोलनी है।
क्या टू डूज हैं एज अ सोसाइटी? देखिए, मैं अगर होपलेस होता तो मैं तो क्लासिक एग्जांपल हूँ कि आई लेफ्ट माय कंफर्ट्स। मैं मेरे आप आके ऑफिस देखें, मैं एक बिल्कुल बेसिक उस पे, मैं तो दिन के वक्त भी जब बादल आ जाता है, मेरा सोलर नहीं चलता, एसी नहीं चलता, पंखा नहीं चलता, तो मैं शर्ट उतार के कच्छा पहन के फिर मैं अपने कंप्यूटर पे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मतलब मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ, या जो है मैं अपनी किताबें लिखता हूँ या किताब पढ़ने लिखने का काम करता हूँ, मैं वही करता हूँ ना, वो कर रहा होता हूँ। जब मैं अपना कंफर्ट छोड़ के होपलेस नहीं हुआ और आई एम डूइंग इट, इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम अ प्रॉफिट ऑफ डूम, कि मैं कहता हूँ कि जी नहीं बस सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, वी विल फाइट टिल आवर लास्ट ब्रीथ। जो हम कर सकते हैं करेंगे। हैविंग सेड दैट, आई विश कि मेरे पास ये ऐसा कोई सोल्यूशन हो जिससे मैं कहूँ कि ये करोगे तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ टोटली टोटली अपसाइड डाउन। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं करना चाहता, मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने अगर इसको ठीक करना है तो वो आखिरी एक धचका देगा। थैंक यू वेरी मच।